नमस्कार साथियों, आज मैं आपको सीटेट का सीडीपी पढ़ाने जा रही हूँ। सीडीपी में अभिवृद्धि एवं विकास चैप्टर का नाम है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीटेट में अच्छा स्कोर के लिए सीडीपी अच्छे से अच्छे समझना बहुत ज़रूरत है। चलिए, आज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रही हूँ। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगे। फर्स्ट, अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि तथा विकास दोनों भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं हैं। अभिवृद्धि को वृद्धि भी कहा जाता है, अतः दोनों का तात्पर्य एक ही है। वृद्धि का अर्थ है शारीरिक अंगों के आकार में वृद्धि। ये वृद्धि कोशिकाओं के आकार तथा संख्या की वृद्धि का परिणाम है। चलिए, विकास के बारे में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, अपितु इसमें परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम निहित है जो परिपक्वता की लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। विकास के बारे में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने अपनी अपनी राय रखी है। जैसे कि हरलोक के अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। और जैसे दूसरे मनोवैज्ञानिक है जैसे टॉपलर, उनके अनुसार विकास एक दिशा की ओर जाने वाला मार्ग है। चलिए, अभिवृद्धि के बारे में पढ़ते हैं। अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक ही होती है। यह आयु है 18 से 20 वर्ष। अभिवृद्धि पूर्ण हो जाने की अवस्था को परिपक्वता कहा जाता है। जैसे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक विद्वान सब है जो अभिवृद्धि के बारे में बता रहे हैं। अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि। फ्रैंक का ये कहना है। सामान्यतः मानव अभिवृद्धि एवं विकास को एक ही अर्थ में लिया जाता है, लेकिन इनमें अंतर होता है। मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य है उसके शारीरिक, बाह्य तथा आंतरिक अंगों में होने वाली वृद्धि, जबकि विकास से तात्पर्य है अभिवृद्धि के साथ साथ उसके शारीरिक तथा मानसिक व्यवहार में होने वाले परिवर्तन। आप अभिवृद्धि और विकास में अंतर समझ गए होंगे दोस्तों। मानव जीवन को गर्भावस्था से मृत्यु तक विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। प्रमुख अवस्थाएं इस प्रकार है। जैसे फर्स्ट में शैशवावस्था, सेकेंड बाल्यावस्था, थर्ड किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। बालक के जीवन को विभिन्न तत्व प्रभावित करते हैं। इनमें प्रमुख है बाह्य तत्व तथा आंतरिक तत्व। बालक में विकास की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है, इसको समझने हेतु विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपना अपना योगदान दिया है, जैसे फ्रायड, कोहलबर्ग, पियाजे आदि। मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत इस प्रकार है। जैसे फर्स्ट है निरंतर विकास का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया निरंतर गतिमान रहती है, लेकिन इसकी गति हमेशा एक समान नहीं होती है। कभी धीमी होती है तथा कभी तेज होती है। जब तक पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेती तब तक चलती रहती है। मानव में कभी कोई अचानक परिवर्तन नहीं होते, धीरे धीरे होते हैं। जैसे भाषा का विकास जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। चलिए, अब मैं आपको सेकेंड समान प्रतिमान का सिद्धांत बताती हूँ। प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुसार ही विकास का अनुकरण करती है। जैसे मानव जाति के विकास का आधार एक ही है, फिर चाहे वो पश्चिम में पैदा हो या उत्तर में। चलिए, थर्ड विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत।
मानव के सभी अंगों का विकास एक समान गति से न होकर भिन्न भिन्न गति से होता है। जैसे बालक के जन्म के समय विभिन्न अंगों का अनुपात तथा किशोरावस्था तक पहुँचते पहुँचते विभिन्न अंगों के अनुपात में अंतर होता है, क्योंकि विभिन्न अंगों का विकास भिन्न भिन्न गति से होता है। चलिए आपको फोर्थ विशिष्ट क्रम का सिद्धांत पढ़ाऊंगी। बालक का विकास एक विशिष्ट क्रम से चलता है। जैसे पहले बालक बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना एवं फिर चलना। इसी प्रकार अन्य विकास जैसे दांतों का आना, चलिए मैं आपको पांचवा एकीकरण का सिद्धांत बताती हूँ। एकीकरण सिद्धांत के अनुसार बालक पहले पूरे अंग को चलाना सीखता है, फिर उस अंग के भिन्न भिन्न भागों को चलाना सीखता है। विभिन्न अंगों का एकीकरण ही गतियों की सहजता को संभव बनाता है। चलिए मैं आपको सहसंबंध का सिद्धांत पढ़ाती हूँ। सहसंबंध के सिद्धांत के अनुसार बालक के ज़्यादातर गुणों में सहसंबंध पाया जाता है। जब बालक के एक गुण के विकास में तीव्र होता है तो दूसरे गुणों के विकास में भी उसकी तीव्रता देखने को मिलती है। इसी को सहसंबंध सिद्धांत कहते हैं। चलिए सातवां समान प्रतिक्रियाओं से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। बालक में विकास समान से विशिष्ट की ओर होता है। नवजात शिशु शुरुआत में अपने संपूर्ण शरीर को हिलाता है अथवा या कोई सामान लेने के लिए पूरे शरीर को फेंकता है। धीरे धीरे वह हाथ बढ़ाने लगता है एवं अंत में उंगलियों का प्रयोग करने लगता है। चलिए मैं आपको आठवां व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बताऊंगी। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तिगत भेद दिखाई देता है। व्यक्तिगत विभिन्नता प्रत्येक बच्चों की अपनी अलग अलग होती है। यहाँ तक कि दो जुड़वा बच्चों में भी व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है। अतः संपूर्ण विश्व में प्रत्येक मानव एक दूसरे मानव से भिन्न होते हैं। चलिए 8 नंबर मैं आपको बताती हूँ, जो है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। नौ नंबर एक बालक का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण का परिणाम है। स्किनर के अनुसार यह सिद्ध किया जा चुका है कि वंशानुक्रम उन सीमाओं को निश्चित करता है जिनके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार यह प्रमाणित किया जा चुका है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में दूषित वातावरण कुपोषण या गंभीर रोग जन्मजात योग्यताओं को कुंठित या निर्बल बना सकते हैं। 10वां है अवांछित व्यवहार के स्वतः दूर हो जाने का सिद्धांत। बालक विकास की प्रत्येक अवस्था की शुरुआत में कुछ अवांछित व्यवहार को सीख जाता है। अवांछित, परंतु उस अवस्था के अंत तक वह अवांछित व्यवहार से दूर हो जाता है। जैसे बाल अवस्था की शुरुआत में बालक बहुत सी शरारतें सीखता है, जैसे चीखना, चिल्लाना, चिढ़ाना इत्यादि। परंतु जैसे जैसे वह किशोरा अवस्था की तरफ पहुंचता है उसकी उपरोक्त आदतों में परिवर्तन देखने को मिलता है। मैं आपको 10 सिद्धांत पढ़ा चुकी हूँ। आपको शायद ये वीडियो अच्छा लगे। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको इतने अच्छे से CDP पढ़ा दूँगी कि एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना हो।
इतने आसान तरीका से कहीं भी आपको ना बताया जाए। लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। और बाय।